नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। We have with us today the very versatile, the very dynamic author, blogger, writer and social worker, Smita Barua. बहुत स्वागत आपका। थैंक यू निधि फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आपने इतनी सुंदर किताब लिखी है ऑन एडिक्शंस, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपसे ये जान के स्मिता कि एडिक्शन के क्या मायने हैं, आप कैसे परिभाषित करेंगी उसको? ये सवाल का जवाब देने से पहले निधि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एज अ ले पर्सन जब आप ये शब्द सुनती हैं एडिक्शंस, व्हाट डज इट मीन टू यू? अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मुझे तो लगता है एडिक्शन कोई ऐसी आदत होती है जिसे हम कंपल्सिवली यूज करते हैं और जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अब चाहे वो बीड़ी का हो या सिगरेट का हो या कोई ब्राउन शुगर का हो, किसी चीज का भी हो, यू गेट एडिक्टेड टू अ सर्टेन थिंग एंड देन आपका सिस्टम कहता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। मैंने आपसे ये सवाल किया क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं जब बोलती हूँ मैं एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ, आके बोलते हैं ना माय सन इज़ एडिक्टेड, माय हस्बैंड इज़ एडिक्टेड, बट वो शब्द ना बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं। ले पर्सन कैजुअली यूज़ कर सकता है, पर हम प्रोफेशनल्स वो शब्द बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़, मिसयूज़ और एडिक्शन में एक बहुत लंबा सफ़र है। एंड कॉन्सिक्वेंस, जब एक हैबिट, जब एक बीमारी बन जाती है, तब उसे हम डायग्नोस करते हैं एज एडिक्शन। जैसे कि कॉफ़ी बहुत सारे लोग पीते हैं नॉर्मल, और जिसको आदत है कॉफ़ी पीने की, अगर 2-3 दिन वो पिए ना तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है। और दुनिया में 2 मैनुअल्स हैं जिसके आधार पे एडिक्शंस डिफाइन हुआ है। वन इज़ द ICD-10 विच इज़ फ्रॉम द WHO, एंड दूसरा है DSM-5 जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का मैनुअल है। हमारे प्रोफेशन में ये दोनों अभी फ़िलहाल कुंजी है और दुनिया के डेफिनेशंस उसी पे बेस्ड हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एडिक्शन और व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर फॉर एडिक्शन, दे विल लुक एट अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ द हैबिट कंपल्सिव? कंपल्सिव माने आपको पता है कि ये आपको आदत छोड़नी चाहिए, इस आदत की वजह से आपके ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। सेकेंड थिंग इज़ क्रेविंग। आप जब वो सब्सटेंस या हैबिट को इंडल्ज नहीं करते, तब आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है कि नहीं, मुझे हर हाल में ये चाहिए है। दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेविंग। अदर थिंग इज़ टाइम। आपके पास जो टाइम है एक नॉर्मल इंसान के पास, वो एक दिन में कई चीज़ें करता है। एडिक्ट का सिर्फ एक ही फोकस होता है, उसका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि उस एडिक्शन को मैं कैसे फीड करूं। Whether it is gambling or alcohol or drugs, पूरा time is spent on either thinking about it, doing the activity, recovering from the activity, lying about the activity. तो वही सिंगल फोकस हो जाता है। चोरी भी करता है, झूठ बोलता है, लॉ ब्रेक करता है, और फाइनली उसे पता है कि इसकी वजह से कितनी सारी हानिकारक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, पर वो जानने के बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अपनी फैमिली खोता है, नौकरी खो सकता है, सेहत खोता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड दैट इज़ व्हेन वी कॉल इट एन एडिक्शन। And it's a brain disease. It's not just a moral failure or habit. At that stage, the brain fundamentally changes, और इसीलिए हम एडिक्शन को एक डिजीज ऑफ द ब्रेन कहते हैं। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है अभी, कि जो ये हमारे बच्चे हैं जो हम देखते हैं रेड लाइट पे भीख मांगते हुए, अक्सर कचरा बीनते हुए, इस तरह के बच्चे, इन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है इस देश में। सीलमपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें दिल्ली की, या फिर हरियाणा में बात करें, या उड़ता पंजाब की बात करें, इस तरह के ड्रग्स मार्केट में हैं जो बहुत चीप ड्रग्स भी हैं और बहुत इजीली मिल जाते हैं, और इन बच्चों से काम कराने के लिए उनको दिए जाते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं समाज को भी आगे बढ़ना है मानसिकता बदलने के लिए, क्योंकि इन बच्चों के जो आंखों में सपने हैं, उन निराश आंखों में पले हुए सपनों को क्या हम और आप देख सकते हैं? क्या हम और आप उनको उम्मीद और रोशनी दे सकते हैं? किस तरह समझाएंगे आप इसे?
हमारे बच्चे सबसे वल्नरेबल हैं और उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं है और उनके अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल बहुत कम है। जो अडल्ट उनको इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के वो जकड़ में है, राइट? They're in a cage. Yeah, they're caged and they have no resources. एंड उनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, हमारे देश में इनफ प्रोफेशनल्स नहीं हैं और इनफ सेंसिटाइजेशन नहीं है। आप बच्चों की बात कर रही हैं, उस दिन मैं मोहन सिंह तेज के पास गई एंड वहाँ मैंने खुद देखा 3 बच्चे, दे वर हफिंग माने इनहेलेंस को वो इनहेल एक बैग में डाल के कंज्यूम कर रहे थे और वो बहुत चीपली अवेलेबल है। वो तो हार्ड कोर ड्रग नहीं है, आपका टर्पेंटाइन, आपका एरोसोल, ये वाले तो इजीली अवेलेबल चीजें हैं ना। और वो जो इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शंस, उसको भी यूज किया जाता है फॉर वो तो उसके लिए तो थोड़े पैसे चाहिए होते हैं। ये जो इजीली अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं जिससे बच्चे शुरू करते हैं वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और उनका जो डैमेज होता है ब्रेन पे ऑन द डेवलपमेंट वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है और बहुत ही खतरनाक। तो पहली बात तो ये है कि हमें इनफ एजेंसीज चाहिए जो इन बच्चों को सहारा दे, इनफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए, इनफ थेरेपिस्ट चाहिए जो इनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट दें और मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनकी पीड़ा समझे। And how do you see children over 16, 17? Because India has now become the capital as far as depression is concerned. इतना डिप्रेशन इस देश में सडनली आ गया है, हर कोई एक रैट रेस में है कि मुझे आगे निकलना है, एक तरह का कंपटीशन है और कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ना कुछ हो जाता है, बोर्ड एग्जाम ही नहीं अच्छा हो पाता, कहीं किसी के फादर की डेथ हो जाती है अकस्मात या कुछ हो जाता है घर के अंदर या कोई रॉबरी हो जाती है, सो दे फेल दैट। सबसे आसान तरीका उनके लिए ये होता है कि खुदकुशी कर ले। And look at the statistics, they are so alarming. Yeah. No, so there are 2 parts to your question. पहली बात तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 16 and above के साथ काम करूँ because हमारा जब ट्रेनिंग होता है तो the basic thing that they teach us is you know your own boundaries. मैं खुद को जानती हूँ, अपने आप को पहचानना पड़ता है इस फील्ड में काम करने से पहले और मैं जानती हूँ कि बहुत छोटे बच्चों के साथ ना मैं बाउंड्रीज नहीं मैनेज कर पाती। बच्चा रोता है तो मेरे भी आंसू निकलते हैं और फिर वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 16 एंड अबव एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन में कर पाती हूँ, वो मेरा खुद का बाउंड्री है, फोटे है। बट आपने जो डिप्रेशन की बात की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने टॉपिक छेड़ा है क्योंकि people don't realize कि addiction is not the problem. I repeat, addiction is never a problem. It is the symptom of a problem. So जब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और वो उससे कोप नहीं कर पाते तो वो ड्रग्स या अल्कोहल या गैम्बलिंग या कुछ एक अनहेल्दी हैबिट से कोप करने की कोशिश करते हैं। तो एडिक्शन एक क्रच होता है। तो 16-17 साल के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, जेन नेक्स्ट है, यूथ है हमारे देश का, हमारा रिसोर्स है बहुत बड़ा भारत का, मगर इनको क्या इनके पीयर ग्रुप से ये आदत लगती है? आपकी सर्वेस क्या कहती है? एक्चुअली एडिक्शन का एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सो वी कॉल एडिक्शन अ बायो साइको सोशल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है बिकॉज हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है। कई लोगों में स्ट्रेस टॉलरेंस थ्रेशोल्ड कम होता है, कुछ लोग ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, कई लोगों में एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है विच मेक्स द मोस्ट ससेप्टेबल टू एडिक्शन। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट कैसा है? अगर आप एक वॉर टोन जगह में हैं जहाँ यू नो देयर इज स्ट्राइफ एंड देयर इज ट्रॉमा, या तो आपकी फैमिली इज सीप्ड इन डीप पॉवर्टी जहाँ आपकी रिसोर्सेज कुछ नहीं है, या तो देयर इज वायलेंस एंड एडिक्शन इन योर फैमिली, तो एक बच्चा कोप कैसे करे? उसकी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। सो on top of that, you know, so there is biological, there is social, and then there is peer pressure. So why do people get addicted, the young especially? One is curiosity. मेरे दोस्त सारे यूज करें, मैं भी तो जरा देखूं कैसा लगता है। So बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनका नेचर है। दूसरी बात peer pressure, अच्छा अगर तेरे को हमारे ग्रुप में होना है तो यू हैव टू कॉन्फॉर्म, ऐसे ड्रेस करना है, एंड चिल्ड्रन आर वेरी ससेप्टेबल। एंड पीयर प्रेशर इज नॉट ओनली अबाउट एडिक्शंस, इट्स अबाउट आप कैसे पहन रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद एडिक्शन इज अबाउट फीलिंग गुड। I am depressed, I am lonely, I am isolated, I am disconnected with my family, I am not coping in class, I am not as good as my peers in my head.
So how do I And maybe cope? the teacher also rubs it in Yeah, by or- saying, and- okay, and you're the- not good enough. Yeah, or the teacher is not supportive, or the family is not supportive, or there is bullying. So then to feel good, you take a substance. And finally, you might get addicted because you want to feel better. I'm feeling good, but I want that little high. I won in a board, but I want to feel, feel that euphoria. So I will try a drug, or I might have alcohol. But उसको manage करने में, especially when you're young, you are not equipped. आपको पता है एडिक्शन में एक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि एंड दिस हम थर्ड आई बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिस पार्ट इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ योर ब्रेन. सोच आपकी, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं ये हिस्सा आपका हैंडल करता है और ये हिस्सा टिल द एज ऑफ 21 डेवलप करता है, which is why an adult is only at 21, not at 18, not at 17, because your brain is not fully developed. And उस आप vulnerable age में, if your brain is messed up with substances, so there is impaired development. And I've seen a lot of people impaired, and they try to put on an act or a front that my parents are divorced. I'm talking of the urban rich. Now, हमने बात कर ली गरीब बच्चों की, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सोशल स्टेटस में बहुत ऊपर हैं. उनको कई बार मैंने देखा, आई एम डिप्रेस्ड, आई मीन इट्स लाइक ओ हाय आई एम डिप्रेस्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. तो ये रॉन्ग विद यू नहीं समझ में आता उनको क्यों बोल रहे हैं, बट दे आर डिप्रेस्ड. Is it fashionable? Is it a statement they are making? Is it a style statement? Or is it that उनके घर में जरूर कुछ ना कुछ और आए है? I would never dismiss somebody who says I'm depressed, क्योंकि maybe clinical depression नहीं है, but अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि मैं depressed हूँ तो it's a cry for help. कुछ तो लैक है जिस वजह से वो बच्चा आपको आके बोल रहा है मैं डिप्रेस्ड हूँ. या तो उसको अटेंशन चाहिए, पर एक बच्चे को इस लेवल का अटेंशन क्यों चाहिए? फिर वो मेरा काम है टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों से इतना अटेंशन चाहिए. और इट कुड बी जेन्युइनली कि मेरे को सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा और मैं फ्री फॉल में हूँ और इसीलिए मैं आपको वर्बलाइज कर रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम. And I've heard the Prime Minister saying in Mann Ki Baat many times that India must now look at changes in education. In the sense कि आप बच्चे को फिजिक्स भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, मैथ्स भी, हर चीज़ उसको इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम एज अ कंट्री. whereas you look at other countries, उसको जो स्किल उसका है उस स्किल सेट में, भाई तुम गाना गाने में बहुत माहिर हो, तुम गाना ही गाओ, तुम एक ही चीज करो, सो दैट ही नोज कि मेरा फ्यूचर इसमें बनने वाला है. मेरे ख्याल वो 12th तक इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्योंकि परीक्षा अभी सिर पे है और हम हमारे दर्शक कई ऐसे हैं जो एग्जाम दे रहे होंगे और आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, तो क्या काउंसलिंग आप उनसे कहना चाहेंगी आज? इट्स अनफॉर्चुनेट एंड प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही है क्योंकि वी आवर एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे that it's very rigid and it puts a lot of pressure on the child. And so sometimes the child can do a consolidated syllabus much more than and every child is unique. Yes. एक बार तो आप कहते हो कि हर चाइल्ड यूनिक है, पर जो आप सिस्टम में उसको पढ़ा रहे हो वो यूनिकनेस का कोई वैल्यू ही नहीं है, सिफर बना दिया उसको. सो देयर इज अ कंफ्यूजन. और बच्चे क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? आपको घर में एक पूरा लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस देते हैं कि इतने ग्रेड्स चाहिए, तेरे को इसमें भी अच्छा करना है, उसमें भी अच्छा करना है, उसमें भी इंजीनियर बनना, अभी भी वही चल रहा है. और उसके बाद टीचर्स के पास बैंडविड्थ नहीं है कि वो इंडिविजुअल चाइल्ड को इंडिविजुअल अटेंशन दें, तो एक बिल्कुल वो पट्टी पे बिठा दिया जी. मनी मेकिंग मशीन, मनी मेकिंग से भी नो लर्निंग इज हैपनिंग एनीवे. इवन इफ बिकॉज इवेंचुअली टीचर, इंडिविजुअल टीचर्स कैन मेक अ डिफरेंस, बट टीचर्स के पास भी तो बैंडविड्थ नहीं है ना. आपको वो सिलेबस कितनी आपको ऐसी अच्छी मिल जाएंगी एग्जैक्टली, और इतने एक लिमिटेड टाइम में आपको ये सिखाना है क्योंकि उसके आपको पैसे मिल रहे हैं. नहीं तो आप पेरेंट्स आके बोलेंगे कि भैया आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो. हाँ, ऊपर से पीयर प्रेशर है, ऊपर से आपके पास सोशल मीडिया का पूरा इनपुट है. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये करूं या वो करूं, क्या मेरे पेरेंट्स सही हैं, मेरे फ्रेंड्स सही हैं, टीचर्स सही हैं. और एज आई सेड that's a vulnerable age, they're still developing, they're still finding out their own identity. उसमें आप सारा इतना इनपुट्स डालते हो कि उसको पता ही नहीं. और we put such a premium on academic grades कि जब बच्चा वो मैच अप नहीं कर पाता उसका पूरा सेल्फ एस्टीम कोलैप्स करता है. सुसाइड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चा सोचता है कि वो फेलियर है. और हमारे सिस्टम में ऐसा भी ये नहीं है कि भैया
academic success is not the only success. It should be all-rounded approach All-rounder. in all schools, so that every child is empowered enough to come and speak to the nearest person. It could be his parents are not listening, so he could go up to school and say, "Could you do this for me? This is what is happening at home." I think in this particular aspect, especially when you're handling children who are below 18, schools play a fundamental role. Because once a child is in school and he spends so much time वो स्कूल के environment में, पेरेंट्स का रोल थोड़ा श्रिंक हो जाता है और आप घर में एक्स नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड कर पाते हैं ना, तो टीचर्स एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टीम वो बहुत ज़रूरी है. और हमारे स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में अभी तो ये मैंने सेंसिटाइजेशन हुआ है कि वी नीड काउंसलर्स, वी नीड साइकोलॉजिस्ट, बट आर दे क्वालिफाइड, आर दे डेडिकेटेड, डू दे अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम? उस लेवल तक भैया हम पहुंचे नहीं हैं और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. मैंने कई बार देखा है, अपने एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको. कई बार मैंने देखा है कि पीपल हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. हर जगह मिलेगा आपको वो कि कोई बच्चा परेशान है और जा रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा दो, मैं ट्यूशन नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसको एड्रेस करने की जगह आप अपना या तो बात कर रहे हैं या वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग, घंटी बजी या निकल गए. उसकी मासूम आंखों में देख के मुझे लगता है कि कितनों से बात करी जाए और कितनों को समझाया जाए. और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, आई थिंक अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टुडे who are listening to this program and watching it must opt for, you know, psychology and become counselors, because it's such a noble thing that you're doing. बच्चे बहुत ज़्यादातर स्कूल में काउंसलर्स या टीचर्स के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप जब किसी के पास अपना एक प्रॉब्लम लेके जाते हो तो आप उस बंदे को अपना पूरा ट्रस्ट देते हो, और वो अगर ट्रस्ट टूटे ना तो बहुत गहरा सदमा पहुंचता है. एंड हमारे स्कूल में, एक्चुअली हमारे समाज में ही कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत कम वैल्यू है, और विदाउट कॉन्फिडेंशियलिटी आपके पास कोई अप्रोच ही नहीं करेगा. बच्चे ने हिम्मत जुटा के आपसे कुछ बात कही और फिर ये टॉकिंग पॉइंट हो गया स्टाफ रूम में, या काउंसलर्स ने जाके पेरेंट्स को बता दिया विदाउट द चाइल्ड्स कंसेंट. और मुझे तो ये वो भी भरोसा फिर क्या रहा? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हम अपने बेटों को? बी क्वाइट. दिस sentence really irritates me, because what is be quiet? What is the learning happening when you're saying be quiet? Talk, speak, voice out. I think that's because हमारे समाज में talking is tied up with disrespect and insubordination. Insubordination. Whereas अगर बच्चा सवाल नहीं कर पाएगा, अगर आपसे आके खुल के बात नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लॉसम कैसे करेगा? वो जाएगा कहाँ? घर में भी जाएगा, माँ भी नहीं है, और उसके दो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, तो एक तो माता पिता हैं या तो टीचर्स हैं, इन्हीं के पास नहीं जा पाएगा तो करेगा क्या? फिर अपने हिसाब से कोप करेगा, ट्रूएंसी करेगा, ड्रग्स सबसे ज्यादा करेगा. मुश्किल जब होती है जब 10th के बाद इन्हें ऑप्ट करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट स्ट्रीम लेनी पड़ती है. तब जो अच्छे खिलते हुए बच्चे, बहुत ब्लॉसम करते हुए बच्चे भी बिल्कुल डैम्पन हो जाती हैं उनकी स्पिरिट्स, बिकॉज दे डोंट नो कि मुझे तो घर में बोला गया था तुझे डॉक्टर ही बनना है. आई हैव नॉट बीन एबल टू लिव अप टू माई मदर्स ड्रीम्स और माई फादर्स ड्रीम्स और माई ब्रदर्स ड्रीम्स, वॉट एवर. नहीं, वो माइंडसेट टू बी फेयर धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने फ्रीडम दिया है अपने बच्चों को कि यू डू व्हाट इज हैप्पी, पर जो भी आप कर रहे हो, डू द बेस्ट you can in that. What you said, be happy. That is, I think, the source of all success in life is, if you look at all successful people around the globe, they're all happy people. Yeah. But to be fair also, there has to be a balance, na? Ki be happy, do whatever the hell you want is also not a solution. Be passionate about what you do. You have to be passionate, but again, that's why I said, be the best in that though. Because hard work, there should not be a cop-out of hard work. But where you focus your energy, कि आपने साइंस किया तो आप अच्छे, आपने आर्ट्स किया तो आप गधे हैं, ये वाला माइंडसेट नहीं चलेगा आज के ज़माने में. और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी स्मिता, what are the measures now? If we talk of medicine or medical allopathy or medical attention of such people who become virtual, you know, people who are living in some kind of a virtual reality, or the substance abuse is so much that it is a cause of concern to society. वो begging, वो for money या stealing, that kind of stage, इसको कैसे आप देखते हैं?
स्पेशली फॉर अ सब्सटेंस, आप जब हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, क्योंकि आपका बॉडी इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर आप कोल्ड टर्की हो जाए एंड यू सडनली रिमूव द सब्सटेंस, इट कुड इवन बी फेटल। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे टेपर डाउन करना पड़ता है। यू नीड सो दैट्स व्हाई यू नीड अ मेडिकल डिटॉक्स। आफ्टर दैट विड्रॉल्स के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बॉडी एक, बोन एक, मसल एक, नोजिया, वॉमिटिंग, यू नो ट्रेमर्स, रनिंग नोज, फ्लू लाइक सिम्टम्स। वो सिम्टम्स मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स, इंसोम्निया, उसके लिए डॉक्टर्स ऑफन मेडिकेशन देते हैं। करेक्ट। बट टू cure addiction, for lack of a better word, there is no medicine. And I wish I could tell you that I have a magic bullet ki ye dawa khao 3 times a day for a month and you'll be fine. It doesn't work like but that. prescribe की जाती है फिर भी? We'll get medicines to handle the withdrawal symptoms. कुछ clients जो हमारे बहुत compliant हैं, if they want to avoid alcohol, उसके लिए कोई medicines होते हैं, but each one comes with its downsides and that's not a one-stop pill. आपको बहुत सारा background work करना पड़ेगा. I think yoga, meditation also does Yoga, help. meditation, see, as I said, there is no one thing. So you have to go to a psychiatrist to do your detox. You have to work with a therapist, क्योंकि as I said, addiction is not the problem. It is the symptom of a problem. आप सिर्फ addiction को ही treat करेंगे तो it's like you go to the emergency because of a broken arm. तो और डॉक्टर ने बोला अच्छा बहुत पेन है तो ये लो पैनाडोल, तो that's not going to solve your problem ना. You need to get an X-ray, you need a cast and you need the Panadol. So आप जब medication की बात करते हैं in terms of addiction, so that is just your Panadol. But the other work has to happen and you need simultaneously and you need long-term physiotherapy, जो people like me do. Plus, I want to ask you here, when you wrote this book, I mean, you kind of put everything, your experiences in a story that people could narrate with. How did you feel? When was that moment? Take us through that moment when you said you would write the book. So when I wrote my book on addictions, it was not for the medical professional or not even for my peers. It was for family members of people who were addicted or who thought their family members might be addicted. Because बहुत सारे सवाल होते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? What do I expect? Withdrawals माने क्या? Addictions माने क्या? इतने, you know, because it's a very strange field, और वो फील्ड आप कैसे नेविगेट करेंगे? तो उसके लिए जो मेरे जो क्लाइंट्स आते थे, उनके फैमिलीज़ के जो सवाल थे, मेरे क्लाइंट्स के खुद के जो सवाल थे, वो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है इस बुक के ज़रिए. Therefore, it is a self-help book. It is a lay person's book, and it needs to be updated because it's 10 years old. But the feedback when is is that the it second has version coming? As soon as I have the bandwidth. And now coming to your personal journey, Smita, you've been educated at the best places, and just take us through your life. Actually, addictions, I didn't choose addictions, it chose me, because, you know, I don't know if you believe in it, but there are some moments in your life where it's not planned, it just happens, and there's some divine guidance. Uncharted destiny. Uncharted, and there is some divine grace guiding you along. I totally agree. So addictions was like that. मैंने काउंसलिंग में एक कोर्स किया, एंड हमारी काउंसलिंग अनलाइक अदर फील्ड्स, यू नीड टू डू फील्ड वर्क, क्योंकि नहीं तो आपको डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं मिलता, आपको काम करना होता है. और सिंगापुर छोटी सी जगह है वहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई की, और वहाँ ऑप्शंस लिमिटेड थे. तो मेरे एक टीचर ने बोला एक वी केयर करके एक जगह है NGO, आप जाके वहाँ अप्लाई करो क्योंकि दे नीड पीपल. तो मैं तो बट शी ऑल्सो सेड बट थिंक अबाउट इट, क्योंकि वहाँ एडिक्शंस पे फोकस है. जो आप एडिक्ट्स के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स सोचते हैं, वहाँ टैटूड बिग हल्किंग मैन स्टैंडिंग देयर स्मोकिंग, एंड इट वाज एन ऑल मेल एनवायरनमेंट, एंड वो एक कुछ सीधी पार्ट ऑफ टाउन में था. तो वहाँ जाके तो पूरी मेरी हिम्मत ख़त्म. मैं सोचा बस ये तो मेरी बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से भाग रही हूँ. पर जिस डायरेक्टर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसने तो मेरी एक शक्ल देखी और उसने तो पता चला कि भैया ये तो लड़की भाग रही है. So he said, Smita, why don't you sit into one of our closed door meetings? So Alcoholics Anonymous, Addicts Anonymous की जो meetings हैं, वो बिल्कुल confidential हैं, और आपको बाहर के किसी लोग को भी वो involve नहीं करते. But as I said, divine grace, and उस meeting में there was a fundamental shift in my thinking, because from these guys who were scary, they were just human beings with problems.
and that's where the journey began. उसके And you're बाद calling because you know you can't judge. पहले आप जब किसी को देखते हो लगता है ये तो जेल से आया, यार इसने तो ड्रग्स किए, उसने तो अल्कोहल अब्यूज उनको भी किया तो है. मदद चाहिए, बिल्कुल. हाँ, but when you listen to their stories, I remember एक बंदा था वहाँ, he said no one grows up wanting to be an addict, and मेरा दिल दुखा था वो सुन के. बिकॉज सच कौन बोलता कि मैं तो बड़ा होकर एडिक्ट बनूंगा. अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाती हैं कि एडिक्शन के शिकार हो या जाते जो हैं. जेल में जाते हैं, तिहाड़ में देखिए Yeah. किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, अपने आसपास इतना वायलेंस देखते हैं, व्हिच मेक्स देम सो वल्नरेबल टू Yes. यू नो. एंड एक तरफ उनका सुधार भी हो सकता है, उनके लिए Yeah. योगा क्लासेस भी हो Yeah. सकती हैं, उन्हें सर्मनाइजिंग भी दी जा सकती है, उन्हें कुछ क्राफ्ट या कोई चीज समझाई जा सकती है जिससे Yeah. वो अपनी एक बेहतर जिंदगी बना सके. Absolutely. सो that aspect of prison is very important. क्योंकि ठीक है उन्होंने गलत किया है, चाहे उनकी मजबूरियां जो भी हों, अगर उन्होंने नियम तोड़ा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए. उससे बिल्कुल. हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है. पर उसके साथ साथ आपको उनका रिहेबिलिटेशन का भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कल को आके आपके समाज का एक सदस्य दोबारा से बनेगा, और उसको और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आप कोपिंग स्किल्स दें, क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा आके वही काम करेगा. अगर आपने उसको काउंसलिंग नहीं दिया, उसे आता ही कुछ नहीं है. उसे और कुछ आता ही नहीं, अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जाके दोबारा वो रिलैप्स करेगा, दोबारा क्राइम करेगा. Bilkul. And on that absolutely wonderful, pragmatic note, we'd like to end our conversation today. Thank you so much, Smita, for joining us for this very interesting conversation. Thank you, Namaskar. Nidhi, for having me over. And to all our viewers, let us today take this pledge, you and I, that whenever you encounter such children, do something about it. Stretch a limb, help them. And on that note, we'll be back again next Wednesday with yet another edition of Mehman. Keep watching DD National, Desh Ka Apna channel. Namaskar.